डॉक्टर ममता ने मन में सोचा, अब तो देश पांडे भी घर आ गया होगा। उसने मोटे देश पांडे को फोन लगाकर डॉक्टर नवीन के घर जाकर तेज की केयर करने के लिए कहा। कुछ ही समय बाद काली और उसके आदमी के साथ तनु और राजवीर डॉक्टर नवीन के घर पहुंच गए थे। काली के आदमियों ने सारे नौकरों को एक किनारे कर दिया था। तनु धड़कते दिल के साथ रूम में एंटर हुई। बेड पर लेटा हुआ तेज, उसके माथे पर बंधी हुई पट्टी, हाथों में लगी हुई ग्लूकोज की ड्रिप और उसका कमजोर पड़ता शरीर तनु को अंदर तक हिला गया। वो धीमे कदमों से आगे बढ़ते हुए तेज के पास आई। उसने धीरे से तेज के माथे को छुआ। तेज की बंद आंखों में भी हरकत होने लगी। तनु रोते हुए उसके पास बैठ गई। उसने देखा तेज के सीने में भी गोली लगी थी। उसका घाव अभी भरा नहीं था। उसने राजवीर को एक नजर देखा तो राजवीर ने फौरन पुणे के सिटी हॉस्पिटल में सब कुछ रेडी रखने को कहा और एम्बुलेंस में तेज को लेकर सिटी हॉस्पिटल निकल गए। काली को भी तेज की हालत देखकर बहुत बुरा लग रहा था, पर इन सबका वही जिम्मेदार था। डॉक्टर नवीन के घर में केयर करने वाली नर्स सभी को तेज को ले जाने से मना कर रही थी, पर तनु को देखने के बाद वो समझ गई थी कि वही उसकी पत्नी है और उसने विरोध करना बंद कर दिया। तेज को लेकर सभी सिटी हॉस्पिटल आ गए थे और उसका चेकअप शुरू हो गया था। घर में सभी को बता दिया गया था कि तेज ठीक है। इन सभी में कब दोपहर हो गई पता ही नहीं चला। प्रीति के बारे में अंगद जी ने राजवीर को न्यूज देखने को कहा था, पर राजवीर इन सब में भूल ही गया था। वहीं प्रीति बहुत उदास थी। अंगद जी और गुरप्रीत जी का फोन बंद आ रहा था, जिससे प्रीति बात नहीं कर पाई और शिल्पा और राजवीर से बात करने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। अभी भी उसके दिमाग से समीर पूरी तरह से निकला नहीं था। उसने खिड़की से बाहर देखा, मीडिया वाले वहां भी उसे जमा दिखे। उसे बहुत घबराहट हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे अब शादी के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है। विक्रम दोस्त के लहजे से ठीक था, पर शादी शायद प्रीति ने कभी भी उस नजर से नहीं देखा था। उसके लिए तो वो खड़ूस और सड़ू ही था। उसकी पर्सनैलिटी आर्मी वालों की तरह तो नहीं थी, पर वो भी कम हैंडसम नहीं था। भारी कदमों से चलते हुए प्रीति ने पटियाला सलवार और कुर्ती निकाली। एक नजर उसे देखा, फिर तैयार होने लगी। तैयार होकर वो घड़ी में बार बार देख रही थी, लेकिन विक्रम के आने की कोई खबर नहीं थी। 11 बजे फोन रिंग हुआ तो प्रीति ने धड़कते दिल के साथ फोन पिक किया। उसने धीरे से हेलो कहा तो दूसरी तरफ शांति ही बनी हुई थी। विक्रम उससे बात करने में हिचकिचा रहा था। प्रीति ने जब देखा कि विक्रम कुछ भी नहीं कह रहा है तो उसने कहा, विक्रम? विक्रम ने चौंकते हुए कहा, हाँ हाँ। प्रीति फिर बोली, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, पर मॉम डैड बहुत नाराज हैं। वो बात ही नहीं कर रहे हैं। भाई से भी बात नहीं हो पाई। उसकी आंखों में आंसू छलक गए। विक्रम बोला, तुम परेशान मत हो, शादी के बाद हम सभी को समझा देंगे, पर इस समय इस न्यूज को बंद करने का और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। तुम सच में तैयार हो? देखो, मेरी तरफ से कोई प्रेशर नहीं होगा। मैं जानता हूँ तुम समीर से प्यार करती हो। एक बार उससे भी बात कर लो। यदि वो शादी के लिए तैयार है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है प्रिया से। प्रीति ने उसकी बात काटते हुए कहा, पर लोगों ने तो मुझे तुम्हारे साथ देखा है ना। गलती तुम्हारी है, तुम रूम में आ गए और ये सब कुछ हो गया। विक्रम हड़बड़ाकर बोला, व्हाट? क्या सच में गलती मेरी है? तुम भी तो ऐसे चिल्लाकर बाहर आई थी कि मैं तो डर गया था और मुझे लगा रूम में कोई गुंडा है। ऐसा कोई बाहर आता है क्या? पर ये आखिरी लाइन बोल वो खुद ही झेप गया। उस दिन की हालत सोचकर प्रीति भी थोड़ा शर्मा गई थी। प्रीति ने बात बदलते हुए कहा, चलो भी, अब देर नहीं हो रही क्या? विक्रम ने हड़बड़ाते हुए कहा, हाँ आ जाओ, मैं तो कब से बाहर वेट कर रहा हूँ। प्रीति ने भी मुंह बनाते हुए कहा, रब जी, इस आदमी को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। शादी मुझसे हो या प्रिया से। कैसे कहता है तुम्हारी मर्जी, शादी करना हो तो करो, वरना मैं प्रिया से कर लूंगा। एक नंबर के खड़ूस हैं। हाँ, एक यही है जिनके कारण मैं मुसीबत में फंस गई। पर आप देख रहे हैं ना रब जी, सारी गलतियों का ठिकरा मेरे सर ही फोड़े जा रहा है। पर उसके ऐसे कहने पर बुरा बहुत लग रहा है। प्रीति ने भी अपना पर्स उठाया और रूम के बाहर आ गई। रूम के बाहर विक्रम दीवार से टिककर खड़ा हुआ था। नेवी ब्लू 3 पीस में विक्रम वाकई बहुत ट्रैशिंग लग रहा था। प्रीति तो उसे देखकर पलके झपकाना ही भूल गई। ऐसा ही कुछ हाल विक्रम का भी था। येलो पटियाला कुर्ती में सादगी भरी प्रीति बहुत सुंदर लग रही थी। प्रीति को एक टक देख के पाकर विक्रम उसकी ओर आया और उसके चेहरे के सामने हाथ हिलाकर बोला, देखने के लिए बहुत समय बाकी है, जल्दी से रूम लॉक करो, हमें जल्दी ही रजिस्ट्रेशन ऑफिस पहुंचना है।
प्रीति ने भी हड़बड़ाकर अपने कार्ड से रूम लॉक किया और विक्रम के साथ होटल के बाहर आ गई। बाहर आकर विक्रम ने होटल से चेकआउट किया और दोनों कार में रजिस्ट्रेशन ऑफिस की ओर निकल गए। दोनों एक दूसरे का चेहरा नहीं देख रहे थे क्योंकि घबराहट दोनों को ही हो रही थी। उधर सुधा पूरी प्लानिंग में थी। सारे मीडिया वालों को उसने होटल में पहुंचने बोल दिया था। इधर विक्रम रजिस्ट्रेशन ऑफिस पहुंच गया था और उधर सुधा मीडिया वालों को लेकर होटल में थी। वो होटल वालों से बार बार पूछी जा रही थी विक्रम और प्रीति कहाँ है, पर विक्रम ने होटल वालों को बताने से मना किया था। इसीलिए रिसेप्शनिस्ट ने सुधा से झूठ बोलते हुए कहा, असल में आज उन दोनों का रूम किसी और को अलॉट कर दिया गया था, इसलिए अब उनका रूम 10th फ्लोर में है और लिफ्ट खराब है। आप चाहें तो सीढ़ियों से जाकर रूम नंबर 1004 में देख सकती हैं। नहीं तो आप 1 घंटे इंतजार करिए, जब लिफ्ट ठीक हो जाएगी तो आप उनके रूम में चले जाइएगा। सुधा ने गहरी सांस लेकर एक नजर ऊपर की तरफ देखा, फिर मीडिया वालों को देखते हुए वही रिसेप्शन में बैठ गई। विक्रम और प्रीति मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस पहुंच गए थे। दोनों गहरी सांस लेकर कार से बाहर आए। शादी से शायद दोनों ही भाग जाना चाहते थे और दोनों के दिल में कोई और ही बसता था, मगर आज किस्मत से दोनों एक बंधन में बंधने जा रहे थे। विक्रम ने प्रीति को चलने को कहा, पर प्रीति अभी भी कुछ सोचते हुए कार के पास ही खड़ी थी। कहा वो विक्रम की शादी में शामिल होने वाली थी, पर आज वो खुद ही उसके दुल्हन बन रही थी। गुरप्रीत जी अंगद जी के बारे में सोचकर ही उसके आंसू आ गए। उन्होंने प्रीति का फोन कल से नहीं उठाया था, जिससे उसे भी दुख हो रहा था। प्रीति को ऐसे खड़े देखकर विक्रम ने प्रीति को चलने को कहा, पर प्रीति ने उसकी बात नहीं सुनी। वो अभी भी खोई हुई खड़ी थी। विक्रम फिर नजदीक आया और प्रीति की तरफ हाथ बढ़ाकर चलने को कहा। प्रीति ने एक नजर उसके हाथों को देखा, पर बगैर उसके हाथ को थामे खुद ही आगे बढ़ गई। विक्रम ने एक नजर अपने खाली हाथ पर डाली, फिर मुस्कुराते हुए प्रीति के पीछे चल पड़ा। उसने मन में कहा, आज शायद किसी लड़की के लिए मैंने खुद से हाथ बढ़ाया था, पर उसने नहीं थामा। मैं तो इसके लिए समझौता कर रहा था, पर कोई बात नहीं, यदि ये नहीं थामना चाहती तो मैं भी अपनी तरफ से कोई कदम नहीं बढ़ाऊंगा। बस कुछ महीनों की बात है, फिर अगर समीर इसे अपनाने को तैयार है तो ये जा सकती है, नहीं तो रह सकती है जैसे चाहे। पर तनु के लिए इस दिल में जो जगह है, शायद वो मैं कभी किसी को नहीं दे पाऊंगा। प्रीति के पीछे पीछे वो भी सोचते हुए कब अंदर आ गया विक्रम को पता ही नहीं चला। दोनों वकील के सामने आकर बैठ गए। वकील ने फॉर्म भरने को दिया, जिसे दोनों ने भरा। फिर वकील ने एक रजिस्टर उन दोनों को आगे कर दिया। विक्रम अभी भी घड़ी की ओर देख रहा था। उसे इंतजार था किसी के आने का। जब वकील ने कहा, आपके एविडेंस में कौन साइन करेगा, तो प्रीति विक्रम की ओर देखने लगी। उसके आंसू बह गए क्योंकि उसके घर से तो कोई नहीं आया था। विक्रम को उसे रोते देखकर अच्छा नहीं लग रहा था। तभी पीछे से आवाज आई, हमें आने में देर तो नहीं हुई? विक्रम ने देखा, फिर साधना जी और नानी जी को देखकर मुस्कुरा उठा। पीछे ही राणा जी चले आ रहे थे, जिनकी ओर देखकर विक्रम की सर उठाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। साधना जी ने विक्रम की ओर से तो राणा जी ने प्रीति की ओर से साइन किया। साधना जी ने सिंदूर की डब्बी और मंगलसूत्र विक्रम के आगे कर दिया। विक्रम ने डब्बी में से सिंदूर उठाया और प्रीति की मांग में भर दिया। फिर मंगलसूत्र प्रीति के गले में बांध दिया। प्रीति ने एक नजर मंगलसूत्र की ओर देखा, फिर अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ पल सोचने के बाद विक्रम की ओर देखकर दोनों राणा जी और साधना जी और नानी जी के पैर छूकर वहां से बाहर आ गए। विक्रम की कार में अब नानी जी बैठी थी और प्रीति को साधना जी ने अपने और राणा जी के साथ बिठा लिया था। प्रीति पहली बार सभी से मिल रही थी। किसी ने भी कुछ नहीं कहा था, जिसे प्रीति को भी बहुत घबराहट हो रही थी। साधना जी ने उसका हाथ थामा और बड़े प्यार से कहा, विक्रम तो शादी के नाम से ही भागता था, फिर उसने अचानक ही कल शादी का फैसला कर लिया, तो हम कुछ भी तैयारी नहीं कर पाए। पर तुम दोनों के रिसेप्शन की तैयारियां हैं घर पर। कल शाम को तुम्हारे मम्मी पापा और जिसे भी बुलाना चाहो बुला लेना। प्रीति अभी भी उधेड़ बुन में थी। उसने धीरे से हाँ कर दिया। साधना जी बोल पड़ी, तुम तो बहुत ही प्यारी हो। मुझे विक्रम के फैसले पर नाज है। राणा जी मिरर में प्रीति को देख रहे थे। उन्होंने साधना जी से कहा, अब तो बहू घर पर आ गई है, तो थोड़ा आराम से बैठने दो उसे, नहीं तो वो कहेगी मेरी सास ने मेरा पूरे रास्ते दिमाग खाया। साधना जी ने एक नजर राणा जी की ओर देखा, जो मन मन मुस्कुरा रहे थे। फिर वो मुंह फुलाकर बैठ गए। उन्हें ऐसा बैठकर देखकर प्रीति बोल पड़ी, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है आंटी जी, आप बात कर सकती हैं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचूंगी। साधना जी हल्के गुस्से में ही बोली, मम्मी हूँ मैं विक्रम की, तो तुम भी आदत डाल दो मुझे मम्मी जी कहने की। और तुम्हारे ससुर जी ने कहा है तो मैं अब चुपचाप ही बैठूंगी।
बस तुमसे नाराज नहीं हूँ, तो मेरे गुस्से को गलत मत समझना। प्रीति ने मुस्कुराते हुए साधना जी के हाथों को देखा, जिन्होंने उसके हाथ को पकड़ रखा था। उसने भी अपना दूसरा हाथ धीरे से उठाकर उनके हाथ पर रख दिया और कहा, प्लीज आप बात करिए ना मम्मी जी, मैं ऐसे बैठे बैठे रास्ता नहीं काट सकती। साधना जी ने तिरछी नजर से राणा जी की ओर देखा, फिर अपनी जीत पर मुस्कुरा उठी। दोनों फिर बातों में लग गई और राणा जी ध्यान से उनकी बातों का मजा ले रहे थे। उन्हें भी अच्छा लग रहा था प्रीति को साधना जी के साथ मिक्स होते देख। उधर प्रीति ने अपने मन में कहा, थैंक्स रब जी, कम से कम खड़ूस से विक्रम के मम्मी पापा उसके जैसे खड़ूस नहीं है, नहीं तो जिन हालातों में शादी हुई है इनका बवाल मचाना तो बनता ही था। पर आश्चर्य है, अभी तक किसी ने कुछ भी नहीं पूछा। कहीं घर जाकर अच्छे से खातिरदारी तो नहीं होगी? नहीं नहीं, आप इतने खड़ूस थोड़े ना है रब जी, जो इतनी सोनी मुंडी को डांट खाते देखो। बस ऐसा कुछ ना हो। ये बोलकर प्रीति ने अपनी जीभ खुद ही दबा दी। उधर विक्रम की कार में नानी जी ने विक्रम से पूछा, बड़ी ही प्यारी बच्ची है जिससे तुमने शादी की है, पहले तो कभी नहीं मिलवाया इससे। विक्रम उनके अचानक से सवाल से हड़बड़ा गया था, फिर बोला, जो न्यूज आई वो अचानक ही आ गई। मैं शायद प्रीति से शादी नहीं करता नानी, पर अचानक ही फैसला लेना पड़ा। वो आपसे कुछ भी छुपाया नहीं है आज तक, तो उसके बारे में कैसे छुपाता? नानी जी उसकी तरफ देखकर बोली, तुम बोल सकते हो, नानी से बात करने में क्या सोचना। विक्रम फिर गहरी सांस लेकर बोला, वो किसी और से प्यार करती है नानी, पर इस न्यूज की वजह से उससे मुझसे शादी करनी पड़ी। मुझे उसके लिए बहुत बुरा लग रहा है। मैं किसी के प्यार के बीच में नहीं आना चाहता था, पर आ गया हूँ। पर कोई बात नहीं, मैं 6 महीने के बाद उसे तलाक दे दूंगा, वो फिर समीर से शादी कर पाएगी। नानी कुछ सोचते हुए बोली, तुमने ठीक ही सोचा है, पर क्या वो उसे अपना लेगा? मेरा मतलब वो 6 महीने तक तुम्हारी पत्नी होकर रहेगी, फिर तुम उसे तलाक दोगे, तो क्या वो उसे पहले की तरह अपनाएगा? यदि हाँ तो कोई ऐतराज नहीं है, वैसे भी जबरदस्ती में जुड़े रिश्ते कभी निपटे नहीं हैं। विक्रम ने गहरी सांस लेते हुए कहा, थैंक्स नानी, आपने हर समय मेरे हर निर्णय में मेरा साथ दिया है। बस चिंता समीर के डिसीजन की है। भगवान करे मेरी वजह से दोनों के बीच में कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो।